students, welcome to our channel NK Classes, and today I am here to teach you the chemical properties of carbon compounds. So before I proceed, I request you all to please like, share and subscribe our channel. Okay students, so now come to our topic, that is chemical properties of carbon compounds. So in our previous video we studied about IUPAC nomenclature and about the functional groups. Okay, so now starts with the chemical properties. Students, देखो सबसे पहले I want to explain you something like हमने जो स्ट्रक्चर स्टडी किया था पीछे जो कार्बन कंपाउंड्स का, उसमें ये लॉन्ग कार्बन चेन थी और इसके बाद यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप था. ओके, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. ओके, एंड द कार्बन चेन, जो लॉन्ग कार्बन चेन है, इट डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इट मीन्स कि हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, आइदर इट इज़ एल्कोहल और एल्कीन और एल्काइन, तो वो डिसाइड करेगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी. अगर हमारा एल्कोहल फैमिली का कोई भी कंपाउंड हो, तो चाहे उसमें डबल कार्बन के साथ एल्कोहल हो, ट्रिपल कार्बन के साथ एल्कोहल हो, अगर उसके पास एल्कोहल ग्रुप अटैच है तो इट मीन्स कि दे ऑल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी. चाहे उसका जो कार्बन चेन है वो वेरी कर सकता है, उसके अंदर 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, बट उसका जो ग्रुप है वो सेम रहेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी. अब बात करें कार्बन चेन की, तो जो कार्बन चेन है वो डिसाइड करती है उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं, कितने कार्बन के बीच बॉन्डिंग है. ओके, तो चलो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इज़ कंबशन रिएक्शन, सेकेंड इज़ ऑक्सीडेशन, थर्ड वन इज़ एडिशन एंड फोर्थ वन इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये 4 रिएक्शंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे कार्बन कंपाउंड्स के लिए. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि कंबशन का मीनिंग क्या है. अब कंबशन मीन्स बर्निंग मीन्स जलाना. जैसे हम लोग जो हमारे फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जैसे वुड है, कोल, ठीक है, चारकोल, और जैसे हमारा एलपीजी गैस वगैरह, ये जो कुछ है ये सारे फ्यूल्स हैं और सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है. ठीक है, तो इनको हम लोग बर्न कर रहे हैं. इट मीन्स कि हम इनको क्या कर रहे हैं, इनका कंबशन कर रहे हैं. इनका बर्निंग ही इनका कंबशन है, और इनको जब हम लोग बर्न करेंगे तो ये कुछ हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगे. तो जो हीट ये प्रोड्यूस करेंगे, तो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो उसी के थ्रू हम हमारा फूड को जो है कुक करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको कंबशन देखिए. व्हेन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारा एयर है वो होना चाहिए, और एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन. दे गिव CO2 हीट एंड लाइट. ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. इट मीन्स कि उनका जब कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एनर्जी रिलीज होती है हीट लाइट में, और हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में. ओके, ये क्या है, हमारी एनर्जी है. ठीक है. ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है. किसी रिएक्शन में जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक. ओके, तो हमारा जो कंबशन है वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक. अदर रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक. उसके अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे केमिकल रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट्स को कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ती है उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. तो वो होते हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस. तो राइट नाउ हियर इफ आई टॉक अबाउट द कंबशन, देन इट इज़ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, अब स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसके अंदर क्या रिलीज हो रहा है, हीट एंड लाइट एनर्जी. ओके, अब हम लोग 1 बाय 1 कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके थ्रू कुछ समझने की कोशिश करते हैं. देखो यहाँ कार्बन है, सिंगल कार्बन एटम है जो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है, मीन्स कंबशन हो रहा है, तो उसने CO2 प्रोड्यूस की और हीट एंड लाइट. ओके, अगर हम ले लें मीथेन,
उसको बर्न कराए तो CO2 तो बनेगी और हीट एंड लाइट भी होगा। बट यहाँ क्या होता है, कुछ हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर लेंगे। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग इथेनॉल की बात करें, उसमें भी CO2 H2O एंड हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग देखते हैं बायोगैस, है ना। तो बायोगैस बेसिकली क्या है, उसके अंदर 75% हमारा मीथेन होता है। ओके, तो अगर हम लोग बायोगैस को बर्न करें तो भी वही चीज़ होगा जो हम लोग मीथेन को बर्न करने पे होगा। तो इसमें भी CO2, हीट, लाइट, ये सब रिलीज होगा। सो आई थिंक नाउ कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज क्लियर टू यू। आपको बच्चों इसमें इतना याद रखना है कि क्या रिलीज हो रहा है, हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होगी और CO2 एंड H2O फॉर्म होंगे। ओके, अब इसके अंदर क्या, एक चीज़ और मैं आपको, एक कंसेप्ट है जो आपके मेंशन है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, दिस इज़ अ कैंडल। कैंडल जब बर्न होती है तो उसके ऊपर इस तरह से एक लो होती है, एक लो के साथ कैंडल बर्न करती है और उस लो से ही हमें लाइट वगैरह ये सब मिलती है। तो यहाँ क्या होती है कि ये लो है ना, ये जो फ्लेम है, ठीक है। अब ये जो फ्लेम है ये दो तरह की होती है, एक होती है सूती और एक होती है नॉन सूती, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग फ्लेम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह आपके बुक में मेंशन है और स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, 5 नंबर भी आ सकते हैं इसके साथ कुछ और क्वेश्चन ऐड करके, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, आपने ना जब क्या है होता है कि किचन में जब फूड कुक होता है तो जो गैस के अंदर जो लाइट आती है वो ब्लू कलर की होती है, क्लियर ब्लू कलर, ठीक है। तो वो जो ब्लू कलर की लाइट होती है बिल्कुल क्लियर होती है, उसमें कोई फ्यूम्स नहीं होते। एक अगर हम लोग वुड को जलाए, यानी हम लोग जैसे कैंडल जलाते हैं, तो उसकी जो लाइट होती है वो येलो कलर की होती है और वो सूती होती है, मतलब उसमें कुछ ब्लैक स्मोक सा उसके अंदर कुछ निकलता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो येलो कलर की जो फ्लेम है इसे हम सूदी फ्लैम बोलेंगे और ये जनरली क्यों होती है, हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बर्न होने से, और ये होती है हमारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बर्न से। देखो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरा इथीन है और ये मेरा क्या है, इथेन है। ये सैचुरेटेड है और ये क्या है, अनसैचुरेटेड। इसके अंदर कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 4, इसमें कार्बन के 2 एंड हाइड्रोजन के 6। अगर मैं इसमें कार्बन का परसेंट बात करूँ तो 2/6, इट मीन्स कि ये है 33%, और इसमें कार्बन का परसेंट 1/8 मीन्स 2/8 मीन्स 25%। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, इसमें कार्बन का परसेंट है 33% और इसमें है 25%। इट मीन्स कि जिसमें कार्बन का परसेंट ज़्यादा है उसके अंदर स्मोक निकलेगा, कार्बन कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा, उसके अंदर कुछ स्मोक उसके अंदर निकलेगा और इसी वजह से उसके फ्लेम का कलर होता है येलो। तो देखिए आप, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैव कंपैरेटिवली मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैव लेसर परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो येलो कलर की जो फ्लेम है ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ही दे। कई बार क्या होता है कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं या कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उनको अगर हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे, मीन्स ऑक्सीजन की अगर हम लोग जो सप्लाई उनको दे रहे हैं, अब देखो ऑब्वियसली कंबशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिट कर दे, कुछ लिमिट तक ही दे, तो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कैसी फ्लेम देंगे, सूदी, ब्लैक और येलो फ्लेम देंगे। ओके, तो देखो अब एक और होता है, जैसे हम लोग गैस, कैरोसिन स्टोव वगैरह जो यूज़ लेते हैं हम लोग घर में, मतलब पहले लोग यूज़ लेते थे, तो उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका जो बर्नर होता है ना उसके पास कुछ स्मॉल छेद होते हैं, मीन्स कुछ इनलेट्स होते हैं। वो किसके लिए होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि उसमें से एयर पास हो। एयर मीन्स ऑक्सीजन पास हो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन पास होगी तो जो हमारा उसके अंदर कार्बन कंपाउंड है वो अच्छे से बर्न होगा और कौन सी फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम। ओके, अब इसके अंदर एक केस होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी जो हमारा जो कुकिंग अटेंसिल है या कुकिंग जो वेसल है वो कई बार तलवे में से ब्लैक हो जाता है,
ठीक है। ये ब्लैक क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपके एग्ज़ाम में कि जो कलर जो होता है वो ब्लैक क्यों हो जाता है, वाई इट गेट ब्लैक एंड। ओके, तो उसके पीछे अब देखो ब्लैक हुआ है, यू कैन गेट आइडिया। देखो लो बच्चों, ब्लैक हुआ है इट मीन्स कि वहाँ जरूर कुछ ब्लैक और कुछ स्मोक जैसा कुछ आया होगा। ठीक है, अब वो ब्लैक और स्मोक जैसा जो वहाँ आया वो क्यों आया होगा? क्योंकि ज़रूर वहाँ पे येलो फ्लेम बनी होगी। और येलो फ्लेम कब बनती है? जब या तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन की क्या दे, लिमिटेड सप्लाई दे। तो यहाँ पे हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और ऑक्सीजन की उनको लिमिटेड सप्लाई हो रही है। अब लिमिटेड क्यों हो रही है? हमारे पास तो अच्छा खासा गैस स्टोर था। तो कई बार क्या होता है कि जो उसके एयर होल्स होते हैं ना, जो इनलेट्स जो होते हैं ऑक्सीजन के लिए, वो क्या होता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, उनमें कुछ डस्ट या कुछ कचरा वगैरह फंस जाता है, जिस वजह से अच्छे से ऑक्सीजन पास नहीं होती, वो अच्छे से बर्न नहीं होते और फ्यूल हमारा क्या होता है, वेस्ट जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट। अच्छा देखो यहाँ देख लीजिए आप, व्हाट इज सूदी और अननोन सूदी फ्लेम, ये आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये येलो कलर की होती है। और एक और बच्चों, अब ये येलो कलर की होती है, स्मोक ये रिलीज करती है, इट मीन्स कि ये मोर पॉल्यूशन कॉज करती है। दूसरी वाली ब्लू कलर की फ्लेम हो गई। और देखो स्टूडेंट्स, यही रीज़न है कि जो हमारी एल्केन है ना, वो गुड फ्यूल है। ऑब्वियसली गुड होगी क्योंकि वो ब्लू कलर की फ्लेम दे रही है, तो पॉल्यूशन कम कर रही है और उसके अंदर कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा लेसर है। ओके, so now there is our second reaction, that is oxidation of carbon compounds. ऑक्सीडेशन मीन्स बच्चों आपने पहले स्टडी किया होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली यही है ऑक्सीडेशन का मतलब। तो हमने यहाँ पे एक इथेनॉल लिया। देखो स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है ना, जो मैंने आपके लिए यहाँ नोट डाउन की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे कई सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ वुड यू कन्वर्ट ए इथेनॉल इनटू इथेनॉइक एसिड। ओके, तो इथेनॉल यहाँ पे इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए हैं। तो वो पूछ सकता है कि हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए वो कौन कौन से लिए। तो यहाँ पे लिया एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, या तो ये ले लो या नहीं फिर क्या ले लो, एसिडिफाइड K2Cr2O7। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ये हमारा जो कंपाउंड है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, जिससे ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। देखिए इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया है, तो इट मीन्स कि क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। और ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और किसने किया, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ने किया, वो आप देख लीजिए। मतलब बेसिकली आपको ये पूरी जो इक्वेशन है ये अच्छे से देखनी है। अब हम थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन इन द सेंस कि हम हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन मैंने आपको एग्जांपल लिया है, बट आप क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आप ऐड कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड हम किस में करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करेंगे या अनसैचुरेटेड में, ये आप मुझे बताइए। देखो, अगर सैचुरेटेड इट मीन्स कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और बाकी का हाइड्रोजन है, और अनसैचुरेटेड इट मीन्स कि या तो डबल बॉन्ड है या क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर सैचुरेटेड है इट मीन्स अगर हम इसके अंदर और हाइड्रोजन ऐड करें तो ये ऐड नहीं होगा। क्यों, कहाँ ऐड करेगा इसको, क्योंकि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड ही नहीं है जिसको ये ब्रेक कर दे और हाइड्रोजन को ले ले। यहाँ ऐड नहीं होगा, पर अनसैचुरेटेड में ऐड हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी किया है, रीज़न अच्छे से समझाया है कि किसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, किसके अंदर नहीं। तो चलो, हम लोगों ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिया है, तो ये आर इसमें क्या है, बेसिकली आर एक कोई भी कार्बन चेन है, उसमें कितने भी कार्बन एटम की हो सकती है। मैं यहाँ पे ध्यान दे रही हूँ बस कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की। तो यहाँ एक कैटलिस्ट यूज होता है, वो होता है निकल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा,
कि मेरा यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक होके ऐसे कार्बन के मतलब डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होके ऐसे लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा और यहाँ मेरा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। और देखो ये किस में चेंज हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इसी तरह से आप ना कोई ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा और यहाँ 2 जगह हाइड्रोजन आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं और घी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो हम लोग जो घी यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ऑयल जो है वो हमारे क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है और जो हमारा घी है वो एक तरह से क्या है, फैट है। और फैट है तो वो क्या है, हमारा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। अब घी से ऑयल से फैट कैसे बनाया, वो एक प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब वो है प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग ऑयल से फैट बनाते हैं। और क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग उसमें एडिशन ही कर रहे होते हैं, किसका, हाइड्रोजन का। क्योंकि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बनाना है तो हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे, तो उसको हमने एक अलग नेम दे दिया, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। बाकी वो भी एक एडिशन रिएक्शन ही है, इससे हमें फ़ैट मिल गया। बेसिकली बच्चों फ़ैट है ना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, जैसे हमारी आर्टरीज वगैरह के अंदर वो कलेक्ट हो जाती है, हार्ट के लिए सही नहीं होती है। एक लिमिटेड अमाउंट तक ये ओके है, बाकी फिर इसका डाइजेशन नहीं हो पाता, ये फ़ैट क्या होती है, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। Okay students, so I think addition is also clear to you. Now the fourth reaction is the substitution reaction. Okay students, तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ पे फोकस कीजिए, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक एटम को रिलीज करके उसकी जगह दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर दे। अब यहाँ एटम को ही रिलीज नहीं कर रहे, एटम की जगह ग्रुप ऑफ एटम्स को भी हम रिलीज़ कर सकते हैं और उसकी जगह अदर ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिंपली सब्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसा है कि कुछ हटाना, उसकी जगह कुछ और लाना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वन इन विच एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स मीन्स फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, इन द कंपाउंड आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम्स। ओके, तो अगर हम लोग देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरह से क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। आपने पहले पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या होता है, एक एटम डिस्प्लेस हो जाता है, उसकी जगह अदर एटम आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी वही है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिया मीथेन, उसको रिएक्ट कराया क्लोरीन से, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, बेसिकली यूवी जो लाइट है हमारी उसकी प्रेजेंस में, तो इससे बना लिया CH3Cl एंड HCl। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा तो हाइड्रोजन एक इधर है और क्लोरीन ऐसे है, तो इसका हाइड्रोजन जाके क्लोरीन से अटैच हो जाएगा और ये क्लोरीन एक आके यहाँ हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो देखिए बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है। तो चलो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने ना क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने स्टडी कर ली, बट क्या हो, आपके जो 10th क्लास का जो चैप्टर है उसके अंदर 2 कंपाउंड्स हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। तो हम उन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। ये आ सकता है कि दोनों के बीच, एक तो इन दोनों के पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स के हम लोग स्टडी करेंगे उससे अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा, दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करो, वो आ सकता है। थर्ड, ये आ सकता है कि आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कैसे इनको पहचानेंगे, किस में इथेनॉल है, किस में इथेनोइक एसिड है। ठीक है, तो इस सब के लिए हम दोनों को 1 by 1 स्टडी करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इथेनॉल, आप देखिए ईथ है, ईथ मीन्स 2 कार्बन कंपाउंड्स और ऑल है, इट मीन्स की एल्कोहल फैमिली। अब बाकी के आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो आपने देखा ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसके बारे में है वो है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स न्यूट्रल मीन्स ये एसिड बेस के बीच का है ये। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अल्कोहल फैमिली के जितने भी कंपाउंड्स हैं, हमारा मीथेनॉल, ठीक है,
इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है, पॉइजनस होते हैं। बट इथेनॉल क्या है, लेस पॉइजनस है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कई चीज़ों में यूज़ ले लेते हैं। बट इसका भी ओनली 5 to 7 या बहुत कम % ही हम यूज़ लेते हैं। अगर हम बात करें प्योर इथेनॉल की, दैट इज़ वेरी लीथल, वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, ठीक है। तो चलो अब इथेनॉल से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कुछ टर्म्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमने इथेनॉल प्योर फॉर्म में ले लिया, प्योर इथेनॉल, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। दूसरा है पावर अल्कोहल। तो क्या होता है कि जो पेट्रोल होता है उसके अंदर इथेनॉल कुछ मात्रा में, कुछ % में इथेनॉल मिक्स किया जाता है, ये पेट्रोल की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। तो उन दोनों के मिक्सर को बोलेंगे पावर अल्कोहल। एक होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। तो बच्चों क्या होता है कि अब अल्कोहल को कई लोग ड्रिंकिंग पर्पस में भी यूज़ लेते हैं, तो उस केस में वो लोग उसका एक्सेसिव ड्रिंकिंग करके उसका मिसयूज़ कर देते हैं। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि हमारे इथेनॉल में कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस को ऐड कर दिया है। कौन से, मीथेनॉल और पायरिडीन, इस तरह से कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस को हम उसमें ऐड कर देते हैं और उसको बनाते हैं अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ओके। और एक चीज़ और, जैसे वाटर गुड सॉल्वेंट है ना, वैसे इथेनॉल इज़ ऑल्सो एक गुड सॉल्वेंट। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, बट वो हमारे इथेनॉल में डिज़ोल्व होती हैं। वाटर में नहीं होती बट हमारे इथेनॉल में डिज़ोल्व हो जाती है, तो इसका मतलब ये ऑल्सो गुड सॉल्वेंट है। और जैसे हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं, जो हमारे कफ सिरप वगैरह आते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग इथेनॉल को एज ए मेडिसिन यूज़ नहीं ले रहे, उसमें उसको यूज़ ले रहे एज ए सॉल्वेंट। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग उसके अंदर उसको किस फॉर्म में यूज़ ले रहे एज ए सॉल्वेंट। चलो अब इथेनॉल के हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको ऐसे कि ऐसे मेमोराइज करने हैं, ठीक है। 3 रिएक्शंस हैं। बाकी ये वाला जो रिएक्शन है ये मैंने आपको पहले भी स्टडी कराया है। ये बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कार्बन कंपाउंड्स का। तो देखो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन रहा है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी के 2 देखिए, हमने इथेनॉल लिया, उसमें ये हाइड्रोजन जैसे पॉजिटिवली चार्ज है। अगर हमने किसी मेटल से इसको रिएक्ट, जैसे हमने सोडियम से अगर इसको रिएक्ट कराया, तो क्या होता है, ये सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म कर लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मीन्स ये सोडियम आके यहाँ अटैच हो जाएगा, सीधा सीधा सा ये है। एक और रिएक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है इथेनॉल को अगर हम लोग हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाए तो हमें क्या मिलेगा, इथीन। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछते हैं कि इथेनॉल से आप इथीन कैसे फॉर्म करोगे। तो उसके लिए हमें हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस केस में इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ इट इज़ ऑल अबाउट इथेनॉल। नाउ कम टू द इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड सिंपल, इसमें भी इट मीन्स कि 2 कार्बन कंपाउंड्स और ओइक एसिड है, तो ये वाला इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। तो CH3COOH विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ कम टू, ये कार्बोक्सिलिक फैमिली का है और इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिडिक एसिड। और स्टूडेंट्स ये एसिड है, इट मीन्स कि इसका नेचर क्या है, एसिडिक। ओके, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। एक होता है विनेगर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि वाटर में 5 to 8% अगर हम लोग इथेनोइक एसिड ऐड कर दें, इट मीन्स कि 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे विनेगर। एक होता है ग्लाइसिल एसिटिक एसिड, ये हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड को ही। अब क्यों बोलते हैं, तो क्या होता है कि जो एसिटिक एसिड मीन्स जो इथेनोइक एसिड है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मीन्स थोड़ा वो होता है। तो सर्दी में क्या होता है कि जैसे ही, अब सर्दियों में ऑब्वियसली 17 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है कई बार, तो अगर 17 डिग्री से नीचे टेम्परेचर गया तो उस कंडीशन में हमारा इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, क्योंकि ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। इससे नीचे जाते ही ऑब्वियसली वो जम जाएगा, इसलिए उसको ग्लाइसिल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द रिएक्शंस।
अगर हम लोग इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास बेसिकली कितनी रिएक्शंस हैं, 3 रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने इथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराया इथेनॉल से, तो हमें मिला एस्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम लोग एस्टर फॉर्म करते हैं। एस्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरह का स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। उसके अंदर है ना ये ग्रुप होता है, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन और फिर कार्बन, मतलब ये वाला। और ये जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। और एक चीज़ और होता है इसके अंदर, इनके अंदर क्या होता है, एप्पल की, लीची की, बनाना की, इनकी स्मेल आती है। इस वजह से इनको ना क्या किस तरह यूज लेते हैं, इनको यूज लेते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री। ठीक है, तो फूड इंडस्ट्री में इनको यूज लेते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये कैसे बन रहा है, फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। ये इथेनोइक एसिड को मैंने इस तरह से राइट डाउन कर लिया है, तो इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये जो इसका ये जो है ना, ये जो इथेन वाला ग्रुप है ये यहाँ के अटैच हो जाएगा और इस तरह से मेरा एस्टर फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट सेकेंड रिएक्शन, इसको एस्टरिफिकेशन के नेम से हम लोग जानते हैं इस रिएक्शन को, ये आप देख लीजिए। अब जो सेकंड है वो है हमारा सपोनिफिकेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके अंदर क्या फॉर्म होता है, सोप। अब सोप फॉर्म होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ अच्छे से आप लोग देखिए क्या हो रहा है कि ये जो एस्टर था हमारा, इधर जो हमने एस्टर बना उसी को हमने इसका एज ए मतलब इसका वो रिएक्टेंट लिया, इसको हमने NaOH मतलब किसी बेस से रिएक्ट कराया। तो क्या होगा कि इसका जो प्लस वाला पार्ट है वो आके यहाँ ऐड हो जाएगा और ये तो इथेनॉल बन जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। वो क्या है, एक सॉप है। ठीक है, सॉप क्या है, एक तरह का हमारा सॉल्ट है। तो इसको, इस रिएक्शन को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इससे हम लोग सॉप की फॉर्मेशन करते हैं। अब एक हमारी थर्ड इक्वेशन है, वो है, देखो स्टूडेंट्स, आपने ना ये सुना होगा कि एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो दोनों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, हमने लिया इथेनोइक एसिड और उसको रिएक्ट कराया NaOH के साथ, तो ये बनी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इसमें हमें बना सेम यही वाला कंपाउंड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और वाटर। अब देखो इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है, ये सपोनिफिकेशन है बट दिस इज नॉट सपोनिफिकेशन, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इतना तो आप क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और पूछते हैं कि हम लोग इन दोनों में केमिकली कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, इथेनोइक एसिड की। अब इथेनोइक एसिड एसिड है तो ये क्या करता है, जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। इट मीन्स कि हमारा सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और क्या रिलीज करेगा, CO2। ओके, तो अब ये CO2 रिलीज करेगा, इट विल रिलीज एज ए ब्रिस्क एफरवेसेंस और इसको अगर हम लोग किसी लाइम वाटर से पास करें तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ये टेस्ट है किसको डिटेक्ट करने का, इथेनोइक एसिड का। और जहाँ हम बात करें इथेनॉल का, तो इथेनॉल इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। ये जो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना, इनके साथ नो रिएक्शन होता है इसका। अब देखो हमने क्या किया, हमें नहीं पता, 2 टेस्ट ट्यूब लिए हमने, ठीक है। अब हमें नहीं पता किसमें क्या है, दोनों में हमने क्या किया, ये Na2CO3 हमने दोनों में ऐड किया, ठीक है। एक में से ब्रिक एफरवेसेंस निकले, हमने क्या किया, दोनों को फिर लाइम वाटर के साथ पास किया, तो इस वाला क्या हो गया, ये वाला जो है वो मिल्की हो गया और ये नहीं हुआ, ये मिल्की हो गया। इट मीन्स कि ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये नहीं हुआ, इट मीन्स इसके रिएक्शन नहीं किया, तो ये क्या है हमारा इथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप रिएक्शन देख लीजिए।
ये रिएक्शन ही, मतलब ये जो रिएक्शन है यही आपकी इसका आंसर है। बाकी आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी लिख लीजिए कि इसको जब लाइम वाटर के साथ पास करेंगे इट विल टर्न मिल्की। अब एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे आस्क करता है कि इथेनॉल इथेनोइक एसिड के बीच डिफरेंस क्या है, यानी आपको ये भी बोल सकता है कि जो हमारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके बीच डिफरेंस क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको यहाँ बहुत सारे डिफरेंस एक्सप्लेन किए, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है 2 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप राइट डाउन कर सकते हो। सबसे पहला है ये अल्कोहल फैमिली का है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है, इसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल है और इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, ये भी आपको पता है। एक थर्ड मैंने बताया इथेनॉल न्यूट्रल होता है और इथेनोइक एसिड एसिडिक होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रल है तो ये लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये एसिडिक है तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में। तो ये भी जो लिटमस पेपर है ना, ये भी एक वे हो सकता है इन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करने का। ओके, अब एक और नेक्स्ट है, इट हैज़ स्वीट ऑर्डर, इट हैज़ पंजेंट ऑर्डर। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि ये क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। और इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये भी आप लर्न कर लीजिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आई विश कि आपको समझ आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। In next we will discuss the soap and detergents, and that will be our last topic from our chapter carbon and its compounds. And after that we will discuss some of the important questions which can put up from this chapter, okay, with their answers. Okay students, thank you.